नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका बाजार। मैं हूं साक्षी पत्रा। नमस्कार, दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं सुमित। और मार्केट्स में हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में ही जोरदार उछाल देखने को मिला। शुरुआत में ही निफ्टी ने करीब 16 महीने का नया उच्चतम स्तर जो है वो हिट किया और उसके बाद हालांकि तेजी अभी भी है लेकिन उतनी ज्यादा तेजी नहीं है। 1/4% की बढ़त साथ बाजार अभी भी कामकाज कर रहा है और मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों में ही एक उछाल देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स भी एक अच्छी तेजी के साथ कामकाज करते हुए और स्पेशली जिस तरह के न्यूज़ फ्लोज हैं, जिस तरह के मोमेंटम है मार्केट्स के अंदर सेक्टर वाइज, उसके आधार पर ही एक अच्छी तेजी है। ऑयल एंड गैस, मेटल, कंज्यूमर ड्यूरेबल सबसे ज्यादा तेजी स्पेशली मेटल के अंदर, जहां पे हिंडाल्को इस तेजी को लीड कर रहा है और नोवेलिस के अच्छे नंबर्स आए हैं, जिसके बाद हिंडाल्को में एक जोरदार उछाल देखने को मिला। इंडेक्स में सबसे ऊपर नाम हिंडाल्को का ही आ रहा है, तो एक अच्छी तेजी हिंडाल्को में देखने को मिल रही है स्पेशली नोवेलिस के नंबर्स के बाद। हालांकि वोकहार्ड्ट का शेयर, जहां पर न्यूज़ फ्लो काफी नेगेटिव है यूएसएफडी की अलर्ट के बाद, पूरे स्पेस में स्पेशली वोकहार्ड्ट में जोरदार बिकवाली देखने को मिल रही है। ओएमसीज काफी हद तक सपोर्टिंग है, एक अच्छी तेजी वहां पर देखने को मिल रही है और ओवरऑल जो मार्केट की तेजी है उसमें अलग अलग सेक्टर्स जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बैंकिंग मिला जुला देखने को मिल रहा है रुझान, की कल क्रेडिट पॉलिसी है और उससे पहले बैंकिंग शेयर कुछ मिले जुले हैं। यूनियन बैंक नतीजों का इंपैक्ट है, 5% नीचे कामकाज कर रहा है, लेकिन बाकी शेयर भी सभी शेयरों में, चाहे पीएनबी देख लें, एसबीआई देख लें, बीओबी देख लें, सब में खरीदारी का रुझान देखने को मिला है। ऑटो शेयर हालांकि जो लगातार तेजी दूसरे दिन देखने को मिल रही है वो जारी है। कुछ शेयर में स्पेशली मेटल एमएनएम को देखें तो वो एक मोर लेस फ्लैट टू नेगेटिव टोन पे कामकाज कर रहा है, लेकिन बाकी शेयरों में अभी भी खरीदारी का दौर देखने को मिल रहा है। एक अच्छी तेजी लगातार दूसरे दिन ऑटो शेयरों में भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा बाकी शेयरों की अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम आज मेटल स्पेस के अंदर भी देखने को मिल रहा है। हमारे साथ दो जानकार मौजूद हैं, चंदन भी हैं और विकास सेठी हैं। दोनों से हम बातचीत करेंगे और आपके सवालों के जवाब दिलवाएंगे। ओवर टू साक्षी। जी बिल्कुल, और आपको फटाफट से तरीका बता देते हैं। अगर आप भी इस शो में शामिल होना चाहते हैं और हमारे एक्सपर्ट से शेयर से जुड़ी हुई कोई भी क्वेरीज पूछना चाहते हैं तो तरीका बेहद आसान है। एसएमएस के जरिए आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। शेयर लिखिए, हमारा कीवर्ड है, उसके बाद अपना सवाल लिखिए और भेज दीजिए 57575 पर। आप हमें कॉल के जरिए भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारी टोल फ्री लाइन खुल चुकी है। हमारी टोल फ्री लाइन है 1800-180-3545। साथ ही ऑल्टरनेट लाइन भी आपको दी गई है जिस पर आप कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं 012042582237। साथ ही आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर, इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना शेयर मेंशन कीजिए, उसका भाव लिखिए और क्वांटिटी लिखकर तुरंत ही हमें भेज दीजिए। व्हाट्सएप नंबर है 7840020000 और इसी पर आप अपने क्वेरीज भी हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। हमारे साथ आज के जो पहले दर्शक हैं उनका सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ जो जुड़े हैं दर्शक, उनसे सवाल लेने के लिए मैं चंदन आपके साथ ही सवाल लूंगी। हमारे पास जो क्वेश्चन आया है वो हमें देखना होगा कि ऑल राइट। हमारे साथ कौन जुड़े हैं इस वक्त फोन लाइन पर? जी ऑल राइट, देखते हैं इस वक्त हमारे पास कौन से दर्शक फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हमारे पास जो दर्शक है इनफैक्ट ओडिशा से सुशांत हैं। सुशांत जी नमस्कार। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सुशांत जी, क्या सवाल आपका, पूछिए। सर, मैंने प्रतिभा इंडस्ट्री को पूरा ऊंचा भाव में खरीद लिया है। अभी 1 साल हो गया हमको शेयर रखना, 1 साल हो गया है। ओके तो इसके ऊपर थोड़ा क्या पता है, थोड़ा जी घबराता है क्योंकि 48 रुपया में हम खरीदे थे। जी सुशांत जी, आपका घबराना, दिल जो आपका जी घबराता है बिल्कुल सही है, क्योंकि कंपनी के साथ थोड़ा इशू रहा भी है, डेट को लेकर इशू है। हालांकि कंपनी कामकाज सही है, दिल्ली मेट्रो के कई प्रोजेक्ट जो है ये कंपनी कर रही है, अच्छी ऑर्डर बुक है, करीब 7 से 8 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास की ऑर्डर बुक है। इरिगेशन में भी कई प्रोजेक्ट है कंपनी के पास, लेकिन प्रॉब्लम बस डेट है, डेट काफ़ी ज़्यादा कंपनी के ऊपर। विकास, प्रतिभा इंडस्ट्रीज को लेकर इनका सवाल है। 12 तारीख को कंपनी की एक बैठक भी है, 49 पे इनकी खरीदारी है, 400 शेयर है, क्या कर सकते हैं? देखिए, अनफॉर्चुनेटली इन्होंने बहुत ही ऊपरी लेवल पे लिया है और स्टॉक में काफी नुकसान भुगत रहे हैं। बट मेरी राय में जिन लेवल्स पे आज ये ट्रेड करता है, यहाँ से थोड़े अपसाइड्स बिल्कुल देखे जा सकते हैं। तो मेरी राय में अभी करंटली होल्ड करना चाहिए और उछाल में फिर बिकवाली करके किसी अच्छे शेयर में निवेश करना चाहिए। जी ऑलराइट, हमारे साथ अब विजय भी जुड़े हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार विजय जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम, मेरे पास रिलायंस पावर के 1000 शेयर है 65 के भाव का, और आईडीबीआई 72 पे 1000। तो इसका क्या करना चाहिए मैडम? आर पावर स्टॉक तो एक्चुअली में बढ़ ही नहीं रहे, और कोई पावर में फ्यूचर आप बता सकते हैं कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए?
श्योर आपको राय दिलवा देते हैं और राय दिलवाने के लिए हमारे साथ चंदन तापरिया भी मौजूद हैं। चंदन, गुड मॉर्निंग टू यू। इनका सवाल 2 शेयर्स पर है। रिलायंस पावर पर फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना चाहते हैं किस तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं, साथ ही पूरी पावर इंडस्ट्री में ये जानना चाहते हैं कि फ्यूचर आप किस तरीके का देख रहे हैं। आईडीबीआई बैंक में भी इनका निवेश है, 74 के भाव पर यहाँ पर निवेश किया हुआ है और दोनों मरीज जानना चाहते हैं कि स्ट्रैटेजी इनकी क्या होनी चाहिए। जी नमस्कार साक्षी। देखिए सबसे पहले मैं इनका जो शेयर है आर पावर उसकी बात करूं तो इस स्टॉक्स ने कुछ खास रिटर्न पिछले काफी सालों से नहीं दिया है। एक वेल्थ बेस्ड काउंटर है और यहाँ पे थोड़े थोड़े मूव आने के बाद ये काउंटर वापस नीचे की तरफ फिसल जाता है और मेरा हिसाब से यदि मार्केट चलता भी है तो इस काउंटर में इतना कुछ ज्यादा आउट परफॉर्मेंस होने के चांसेस नहीं रहेगी। तो मेरी सलाह यही है कि इस आर पावर से निकल के दूसरे पावर कंपनीज में शिफ्ट हो जाए तो आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा। अब पावर इंडस्ट्री की बात करें, मेरे हिसाब से पावर ग्रिड बेहतरीन काउंटर इस पूरे सेक्टर में है। पावर ग्रिड ने देखें लगभग यहाँ पे 8-10 साल का एक मल्टीपल ब्रेकआउट दिया था 167-168 को लेवल को निकाल के और उसके बाद लगातार एक तेजी की चाल काउंटर चल रहा है। 7-8 दिनों का जरूर इसमें कंसोलिडेशन हुआ है और ये कंसोलिडेशन में हर बार एक बाइंग इंटरेस्ट में अमर जाता है और फिर एक नई लेग ऑफ रैली स्टार्ट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से जब तक 167-168 का लेवल होल्ड है, हमारा मानना है कि 190-200 रुपए तक के टारगेट भी पावर ग्रिड में देखे जा सकते हैं। तो इनको यही सलाह रहेगी कि आप आर पावर से निकल के पावर ग्रिड में शिफ्ट हो जाइए। उसके अलावा भी यदि आपको दूसरी पावर कंपनीज में देखना है तो आरईसी और पीएफसी है जिनमें काफी दिनों काफी सालों के बाद में एक सपोर्ट बेस बाइंग आ रही है तो उस काउंटर में भी आप शिफ्ट हो सकते हो। बट सलाह मेजरली यही रहेगी कि आर पावर से निकल के पावर ग्रिड में शिफ्ट हो जाएंगे। और आईडीबीआई बैंक जहां तक इन्होंने बात की, देखिए मोस्ट ऑफ द बैंकिंग काउंटर ने परफॉर्म किया बट आईडीबीआई में इतना कुछ ज्यादा कुछ आउट परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिली है। स्टॉक ने एक वी-शेप रिकवरी के बाद में अपने आप को सरेंडर कर गया और लगभग 68-69 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यदि आप थोड़े से पोजिशनल ट्रेडर हो तो जरूर होल्ड करने की सलाह रहेगी बट आपका इमीडिएट टारगेट 78-80 तक आएंगे, उसके ऊपर आने की चांसेस कम है। जी, तो आपको राय दी गई है। पावर स्पेस में विकल्प भी बताए गए हैं जहां पे आप निवेश कर सकते हैं। फकीर से बातचीत कर लेते हैं, रतनपुर से मौजूद हैं। फकीर साहब नमस्कार। हाँ, मेरा सवाल चंदन जी से है। मतलब मैंने DCV का शेयर लिए हुए है तो मतलब ट्रेडिंग के हिसाब से तो इसको 10 रुपए का टारगेट मैंने मतलब इस वीक के लिए रखा हुआ है, तो क्या वो मिल सकता है? वो मेरे जानना था। और डॉक्टर रेड्डी मैंने लिया हुआ है 3300 में 5 शेयर लिया हुआ है। ओके, इसमें क्या करना चाहिए? विकास, इनका सवाल एक तो डिश टीवी पर है, ट्रेडिंग के लिहाज से लिया, छोटी अवधि का नजरिया, 101 रुपए के भाव पे खरीदारी, 100 रुपए इनकी खरीदारी के आसपास ही कामकाज करा, 2.5% ऊपर भी है। और दूसरा डॉक्टर रेड्डी 3300 रुपए के भाव पे इनकी खरीदारी है। दोनों में नजरिया छोटी अवधि का। ये डिस्क्लेमर भी है कि डिश टीवी एसएल समूह की कंपनीज के माध्यम से चैनल देखा जा रहा है। आप क्या राय रखते हैं दोनों ही शेयरों को लेकर? देखिए, जहां तक डिश टीवी का सवाल है, एक अच्छी कंपनी है। हालांकि तिमाही नतीजे बहुत अच्छे नहीं थे तो स्टॉक में हमने थोड़ी गिरावट देखी, बट जिस तरह से जीएसटी ऑलमोस्ट लगभग पास होना निश्चित हो चुका है तो जीएसटी का भी एक मेजर बेनिफिट इस कंपनी को रहेगा। तो मेरी राय में बिल्कुल बने रहना चाहिए और अगर थोड़ा समय देंगे, मतलब लंबी अवधि में, आई थिंक यहां से सब्सटेंशियल अपसाइड देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में बिल्कुल बने रहना चाहिए। और जो दूसरा स्टॉक इन्होंने लिया हुआ है डॉक्टर रेड्डी, ये ऊपरी लेवल पे लिया है और जिस तरह से सब फार्मा कंपनीज पे कुछ न कुछ यूएस एफडीए के ऑब्जर्वेशंस के कारण हम एक गिरावट या एक वीकनेस या एक अंडर परफॉर्मेंस देख रहे हैं, वही दिखाई दे रहा है। बट ओवरऑल अगर लंबी अवधि के लिए इस स्टॉक में इनका व्यू है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। अभी जो गिरावट या जो बॉटम बनाया था, मुझे लगता है वो अभी जल्दी हाल फिलहाल कोई ब्रीच नहीं करना चाहिए और यहाँ से इस स्टॉक में एक अपसाइड देखी जानी चाहिए। जी चलिए, यहाँ पर आपको राय भी मिल चुकी है। अगले दर्शक से भी बातचीत कर लेते हैं। एमके सिंह अब हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार मिस्टर सिंह, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैम। मैम मैंने अशोक लेलैंड 195 पे लिया था 1500 शेयर और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया था। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लिया था बट प्राइसेस आर गोइंग डाउन तो क्लियर नहीं है क्या करूं, कैसे इसको मैनेज करूं। श्योर, ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। मिस्टर तापरिया, जो हाल में हमने जोरदार तेजी अशोक लेलैंड में देखी थी, उसके बाद कहीं ना कहीं ये तेजी थमती हुई नजर आई और 95 पर जो इन्होंने खरीदारी की है उससे काफी डिप देखने को मिल चुका है। जो सेल्स भी रही हैं इस महीने की, पिछले महीने की, वो भी डिसअपॉइंटिंग अशोक लेलैंड की रही हैं, जिसके बाद से भी एक कट डाउन इम्पैक्ट हमने यहाँ पर देखा है। अशोक लेलैंड पर आपकी राय क्या होगी?
जी देखिए, अशोक लेलैंड एक आउट परफॉर्मर काउंटर हुआ था, बट पिछले 4-5 महीने से यहाँ पे थोड़ी सी सस्टेन सप्लाई देखने को मिल रही है। इसने 113 का टॉप बना के और वहाँ से धीरे धीरे फिसल के 85 के लेवल को छू रहा है। जरूर नीचे के लेवल से बाउंस बैक हुई है, बट शॉर्ट टर्म में यहाँ पे थोड़ा सा एक अपसाइड है वो लिमिटेड होती हुई नजर आएंगे। जिस हिसाब से कंपनी के अपडेट्स और कमेंट्स हुए हैं, मेरे हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए कंसर्न रहेगा। बट जैसा कि ये बता रहे हैं कि इनका लॉन्ग टर्म व्यू है, तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म यदि टारगेट रखते हो तो 113-125 तक के लेवल आ सकते हैं। बट शॉर्ट टर्म में फिलहाल काउंटर को 95 से 98 के लेवल को पार करने में काफी ट्रबल होगा। जी, तो आपको अशोक लेलैंड को लेकर राय दी गई है। करीब 88-40 के स्तरों पर शेयर कामकाज का 1/4% ऊपर है। इसके अलावा हमारे साथ अमित हैं, पुरुलिया से मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। अमित जी नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार अमित जी, क्या सवाल आपका, पूछिए। मैंने फ्राइडे को SBI लिया था 500 शेयर @ 225 रुपए। ओके, तो मैं इसको शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड कर सकता हूँ जी। तो आपको मुनाफा तो अच्छा हो रहा है, 9 रुपए करीब का मुनाफा हो रहा है छोटी अवधि के लिहाज से, 4500 रुपए आप कमा रहे हैं। अमित जी, एक अपडेट इससे रिलेटेड ये है कि 12 अगस्त को कंपनी के नंबर्स आने वाले हैं, तो आप नंबर्स के लिहाज से या फिर नंबर से पहले अपनी पोजीशन को अकॉर्डिंगली मेंटेन करिएगा। अगर आप छोटी अवधि का आपका नजरिया तो आप निकल सकते हैं पोजीशन से पहले या नंबर से पहले, और अदरवाइज आप राय ले सकते हैं जानकारों की। विकास, 12 अगस्त SBI के नंबर्स आने वाले हैं, फिलहाल इन्हें मुनाफा है 4500 रुपये का। कैसे अपनी पोजीशन को ये मेंटेन करेंगी, 4500 रुपये या ज़्यादा का मुनाफा भी मेंटेन रख सकें और अपना जो आगे की सिचुएशन है उसको भी असरटेन कर पाएँ, क्या करेंगे? देखिए, जहां तक इनकी एक बहुत ही छोटी अवधि का नजरिया है तो मेरे ख्याल में एक टेक्निकल राय लेना ज्यादा उचित होगा। बट फंडामेंटली बैंक के जो मुझे लगता है जो वर्स्ट है वो ओवर हो गए हैं, और ये जो 12 तारीख को नतीजे आएंगे वहां पे अच्छे नतीजे आने चाहिए इस बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। इवन बैंक ऑफ बड़ौदा लुक्स टू बी सेट फॉर बेटर रिजल्ट्स दिस टाइम। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि नतीजे अच्छे रहेंगे, स्टॉक में अपसाइड बिल्कुल बने रहेंगे। बट चूंकि इनका एक बहुत छोटी अवधि का नजरिया है तो मेरी राय में इनको चंदन से एक स्टॉप लॉस दिला देना ज्यादा उचित रहेगा। जी।